नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज का विषय है मानसून की मार। लोफर फिल्म का गीत आज मौसम बड़ा बेईमान है काफी लोकप्रिय है आज भी, लेकिन गीत मौसम को लेकर एक सटीक आकलन करता है। सदी कोई भी हो, गीत की पंक्तियां हर सदी में मौसम में सटीक है, यानी मौसम के लिए सटीक है। लेकिन इन दिनों भारत में मौसम विज्ञान विभाग भी मौसम की इन हरकतों से परेशान है। देश के कई इलाकों में कहीं तो झमाझम बारिश से हाल बेहाल है, तो कहीं मौसम की बेरुखी ने किसानों को चिंता में डाल दिया। मौसम की इस बेरुखी की वजह से किसान कर्जदार हो रहे हैं। बारिश के इंतजार में धान की रोपाई 40% भी नहीं हो पाई है। हालांकि परेशानी दोनों तरफ से है। जो किसान रोपाई कर चुके हैं उन्हें फसल बचाने की मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं जिनकी रोपाई नहीं हुई है वे रोपाई करने के लिए चिंतित है। अब उन्हें सूखा पड़ने की चिंता सता रही है। यह मैं गोरखपुर के सिद्धार्थ नगर की बात कर रहा हूं। यहां तापमान अधिक होने की वजह से धान की पौध पीली पड़कर खराब हो रही है। जिले के नौगढ़, बांसी, शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में अधिकांश किसान रोपाई नहीं कर पा रहे। वहीं इटावा तहसील के नगर पंचायत बिस्कोहर इलाके में अधिकांश किसान फसल की सिंचाई पंपिंग सेट से ही करते हैं। यहां भी वही हाल। बारिश कम होने से धान का उत्पादन कम हो जाता है और लागत बढ़ जाती है, जिससे किसानों को लागत भी नहीं मिल पाती। वहीं मानसून में मौसम को लेकर आईएमडी की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार मौसम विभाग की अधिकतर भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब मंगलवार को दिल्ली में जबरदस्त बारिश देखी गई। उसका अनुमान भी मौसम विभाग ने गलत लगाया। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को बादल जमकर बरसे। ऐसे में मौसम विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि का कहना है कि हमारे सभी प्रेडिक्शन लगभग सही साबित हुए हैं। आर.के. जिनामणि कहते हैं कि हम ऐसी भविष्यवाणी पर जोर देते हैं जहां मानवीय जीवन प्रभावित होता है। दिल्ली में एक पूर्वानुमान गलत हो भी गया तो उससे कौन सा नुकसान हो गया। गुजरात को लेकर हमारा अनुमान बिल्कुल सही था। बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि बचाव करते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि मौसम विभाग का एक भी ऐसा अनुमान गलत नहीं निकला जो कि बड़े पैमाने पर मानव जीवन को प्रभावित करता हो। उन्होंने कहा कि गुजरात को लेकर भी मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और वहां पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि उन्होंने 12 जुलाई को लाइट रेन और थंडर रेन की भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब ये था कहीं पर हल्की बारिश होगी और कहीं पर ज्यादा बारिश होगी। दिल्ली में यही हाल रहा। कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई। इसी तरह मौसम विभाग ने आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि जुलाई के पूरे महीने में, मतलब 1 जुलाई से 12 जुलाई तक मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अनुमान लगाया था, वो एकदम सटीक था। यहां आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 30 जून की बात कर रहा हूं मैं, मन की बात में भूगर्भ जल स्रोत की निरंतर हो रही कमी पर चिंता जाहिर की थी और जल संरक्षण क्षेत्र में और काम करने पर बल, यानी और ज्यादा काम करने पर बल देने का आह्वान किया था। इसके बाद सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच मानसून में बिहार में सूखे की आशंका जता दी थी। ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि पुराना आंकड़ा बता रहा हूं। दरअसल बात यह है कि प्रदेश में सामान्य से 33% कम बारिश हुई थी। हालात चिंताजनक हो गए थे। मानसून पर निर्भर किसान, दरअसल बिहार के किसानों की अगर बात की जाए तो खरीफ की खेती के लिए 3 नक्षत्र रोहिणी, आद्रा और हथिया का इंतजार करते हैं। अमूमन इन नक्षत्रों में किसानों को पानी की अधिक जरूरत पड़ती है और 2 दशक पहले तक प्रकृति इन किसानों के साथ देती रही, लेकिन अब अक्सर देखा गया है कि इस दौर में बारिश नहीं हुई तो राज्य के कई इलाके में सूखे की नौबत आ जाती है। अब ये जो सूखा होता है ये किसानों के लिए बड़ा दिक्कत देता है। बारिश जब कम होती है तो परेशानी में पड़ जाते हैं। बारिश की वजह से गोरखपुर की अगर हम बात करें या सिद्धार्थनगर की बात करें तो 40% रोपाई नहीं हो पाई है। किसान खासा परेशान है। तो 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कई इलाके ऐसे जो सूखे की चपेट में भी हैं। तो ये जो सारे विषय हैं बारिश को लेकर, किसानों को लेकर, क्योंकि किसान को मानसून का इंतजार रहता है।
देश के कई राज्यों में बारिश से तबाही का मंजर भी देखने को मिला। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश हुई, इसके चलते बाढ़ की स्थिति बन गई। गुजरात, महाराष्ट्र में जानलेवा साबित होने लगी है। 4 तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और यही कहते हैं कि मौसम बेईमान है। कहीं पर झमाझम बारिश। ये चारों तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए, और कहीं सूखा पड़ रहा है। पहली तस्वीर मुंबई के अंधेरी सबवे की है, भारी बारिश से जलजमाव देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर गुजरात की है, राज्य के भारी बारिश के कारण राजकोट जिले में न्यारी बांध ओवरफ्लो हो गया। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां चमोली में कर्णप्रयाग के पास भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हुआ। वहीं चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है, जहां मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की बसें क्षतिग्रस्त हो। लेकिन सवाल यह है कि किसान मानसून को लेकर हमेशा इंतजार करता है, और मौसम कभी बेईमान तो कभी बड़ी कृपा लुटाता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें ये जो अनुमान गलत हो रहे हैं मौसम विशेषज्ञों के, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष भारती जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं आप। लक्ष्मण सिंह राठौर हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। और उपासना सिंह हमारे साथ हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग से मौसम की जानकार हैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले हम लक्ष्मण सिंह राठौर जी, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, थोड़ा सा उदासी भरा माहौल जरूर किसानों में हो जाता है, लोगों में हो जाता है। और लोग जब जिस तरह से सटीक भविष्यवाणियां हुई, उससे एक भरोसा जागा कि मौसम विभाग ने जो अब काम किया है वो बहुत बेहतर रिजल्ट उसके रहे हैं। लोगों को पहले से ही अनुमान लगने लगा कि उन्हें अपने लिए क्या क्या इंतजाम करना है। किसान की खासकर बात करें तो वो तो बहुत बेचैन रहता है मौसम को लेकर। लेकिन क्या वजह है जो इस बार भविष्यवाणियां उतनी सटीक नहीं हो रही हैं जितने पिछले दौर में देखी गई? भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी किसी की भी हो, और उसमें एक अनिश्चितता रहती है जी। अब मौसम का पूर्वानुमान करना बहुत जटिल प्रक्रिया आज से नहीं, सदैव से रही है। और जैसे जैसे विज्ञान की सोच ठीक विकसित होती है, अच्छे प्रेक्षण आते हैं, अच्छे मॉडल है, सटीकता में निरंतर सुधार हो रहा है जी। लेकिन इसके साथ एक और प्रक्रिया भी हो रही है कि जिस प्रकार पृथ्वी का तापमान जिस गति से बढ़ रहा है, और समुद्र, पृथ्वी और वातावरण के, वायुमंडल के तापमान में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं ग्लोबल चेंज की वजह से जी। तो अब तक के जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, जिनके आधार पर मॉडल विकसित किए और जिनके आधार पर पूर्वानुमान किए जाते हैं, जो परस्पर संबंध है कई भौतिकी और जलीय व्यवस्थाओं के जी। वो जो अंतर संबंध है उनमें कहीं कहीं बदलाव हो रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे चूंकि प्रेक्षण भी बढ़े हैं, विज्ञान भी अच्छा विकसित हुआ है, समझ भी बढ़ी है, लेकिन समझ बढ़ने के साथ में क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो चिंताएं बढ़ी है, क्योंकि अब हमें इनको नए सिरे से समझना होगा जी। अब विशेष तौर पे आप मानसून 2022 का आकलन करें अब तक की स्थिति का, तो मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि सामान्य से बेहतर होगा जी। और अभी तो हम जून के मध्य में हैं, और मेरे ख्याल से अभी आज की तारीख में अगर पूरे देश की वर्षा के आंकड़ों का आकलन करें जी, तो संपूर्ण देश में सामान्य से 11% बारिश अधिक हुई है जी। लेकिन कुछ क्षेत्र जिनका आप जिक्र कर रहे थे जी, जिसमें कि बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, ये खंड जो है जहां पर आज भी जो बारिश के आंकड़े हैं वो सामान्य से काफी कम है। और अगर मैं बहुत वो कहूँ तो बंगाल में अभी सामान्य से 48% कम है, झारखंड में 49% कम है, बिहार में करीब 40% कम है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 66% कम है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 55% कम है। तो ये जो क्षेत्र, और ये क्षेत्र आप धान के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, ये धान का एक बड़ा भूभाग भी है जहां धान की खेती इस मौसम में की जाती है जी। तो वहां पर जो है आप किसान ने अपना नर्सरी तो तैयार कर लिया, लेकिन रोपनी करने का अभी उसको समय नहीं आया है। और जो आकलन हमने
अगर धान के परिप्रेक्ष्य में आप पूरे देश की बात करें तो 5-6 जलवायु खंड है। जी पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। जी और प्रत्येक क्षेत्रों में धान की समय भी अलग है और परिस्थितियां भी अलग है। जैसे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस मानसून में, और जो खास तौर से गर्मी थी मई के महीने में और जून के महीने में, तो किसानों को वहां चेतावनी दी गई थी जी कि अभी आप रोपनी के लिए तैयार नहीं है, जब मानसून का ऑनसेट होगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में, तभी आपको उस हिसाब से अपनी नर्सरी को तैयार जी। करना चाहिए। हाँ, लेकिन लक्ष्मण जी, सवाल तो ये है कि आखिर ये भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, खासकर तब जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास सिस्टम मौजूद है। उपासना जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो वर्तमान दौर है बहुत आगे है, आधुनिकता की रेस में भी भारत बहुत आगे चल रहा है और कह रहा है कि जिस तरह से भारत काम कर रहा है कृषि के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा, कई तरह के प्रयास भी किए गए। पहले वेदर बैलून का इस्तेमाल होता था और अब तो ड्रोन का इस्तेमाल होता है। क्या कुछ बदलाव यहाँ पर हुए हैं? उसके बावजूद आधुनिक होने के कारण भी इस तरह की कमियों के पीछे क्या वजह मानती हैं आप? देखिए, जैसा अभी इन्होंने कहा, जो मुझसे पहले वक्ता थे, कि जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन गैसेस बहुत ज्यादा वातावरण में बढ़ रही हैं, उसकी वजह से अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखिए, ये लेकिन उतना हमेशा आधुनिक भी ही तो हो ऐसा गए ना होता है उपासना जी, कि हम जी, आधुनिकता की दौड़ में भी तो आ गए। हमारे पास इतने संसाधन हो गए कि हम जल्द से जल्द ये जानकारी जुटा सकते हैं कि स्थिति क्या रहने वाली है। पहले शायद हम अगर इस लेकिन बात को कहते एक दशक में, कुछ दशकों तक, तो हम ऐसा मान सकते थे, लेकिन हम आधुनिकीकरण भी तो हुआ है। आधुनिकीकरण हुआ है, तकनीक बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, लेकिन मैं यहीं पे ये कहना चाहती हूँ कि प्रकृति के आगे किसी का कोई भी आकलन कामयाब नहीं होता है। हर वर्ष ऐसा होता है कि बाढ़ आती है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ और बारिश का माहौल रहता है और कुछ इलाकों में सूखा पड़ा रहता है। जी तो हम अगर ये मान के चलें कि तकनीकी तौर पे हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और हम प्रकृति को एक पूरी तरीके से जान गए हैं और हम जो भी उसके बारे में आकलन करेंगे वो सही होगा, ये मुझे नहीं लगता है कभी भी हो पाएगा। ठीक। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आखिर में जाके प्रकृति सुप्रीम होती है और उसके आगे मनुष्य जो है वो बिल्कुल ही बौना साबित होता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसकी वजह यही है कि जो हमारा पर्यावरण इतना इस वक्त बदलता चला जा रहा है, जितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जितना ज्यादा ग्रीन गैसेस बन रही हैं, उसकी वजह से कोई भी तकनीक जो है बहुत सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। और एक समाज सेवी होने के तौर पर भी मैं ये कहूंगी कि सरकार को अपना एक बैकअप प्लान हमेशा बना के रखना चाहिए कि जब भी इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो उसमें किसानों को किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको किस तरीके से राहत दे सकते हैं। पहले एक बार ये बात चली थी कि नदियों को जोड़ा जाए। आप देखिए, जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वहाँ के किसानों को इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल आपने बहुत नदियों को जोड़ने की बात की, हमारा सवाल भी था, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं मनीष जी से समझ लेना चाहता हूँ। कृषि प्रधान देश है भारत और ज्यादातर अगर देश देखे जाए तो कृषि का अपना महत्व रहता है, लेकिन इतने वर्ष हो गए हैं, हम क्या वो इंतजाम कर पाए हैं? किसान वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है, उसको बहुत उम्मीदें होती हैं सरकारों से, लेकिन क्या लगता है कोई स्थिति सुधरी है आज की तारीख में किसानों की? देखिए, मैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे। जी। विज्ञान तुक्का नहीं होता। विज्ञान एक सिद्धांत के आधार पे 100% सही होता है या गलत होता है। ठीक। अब हम लोगों ने जितनी तरक्की करी है पिछले 300-400 साल में विज्ञान में, और निरंतर तरक्की करी है, उस तरक्की का मतलब ही ये होता है कि हम पहली गलतियों से अपने आप को बेहतर करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो मौसम विज्ञान पे आधारित जो विज्ञान है, वो अगर आप उसका भारत के मौसम विभाग और उसकी भविष्यवाणियों से अगर आप उसका तुलना करेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। ठीक। ये कोई मैं कोई भावनात्मक बात नहीं कर रहा, ठीक बात, तथ्यात्मक बात है जी। हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम सैटेलाइट में, हम जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान है, हम दुनिया की सुपर पावर है और हम हैं, हमें गर्व है इसका।
जी। आज की तारीख में जिस आधुनिक उपग्रह को हम छोड़ रहे हैं पृथ्वी के कक्ष में, पहले संभव नहीं था। ठीक। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में खास तौर पे सरकार और सरकारी निजामों में एक अजीब सी एक हट धर्मिता आ गई है कि हम डिसोन करना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को। ठीक। अभी आपके अपने प्रोग्राम में जब इंट्रोडक्शन में आप मौसम विभाग के किसी बहुत वरिष्ठ आदमी के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सभी भविष्यवाणियां सही निकलती हैं, गलत नहीं निकलती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे और आकलन करेंगे तो पिछले 3-4 सालों से निरंतर मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां हैं, इनका स्तर गिरता जा रहा है और लगातार गिरता जा रहा है। कई गंभीर सवाल भी यहाँ पर मनीष जी ने उठाए हैं कि शर्मसार कर देने वाला अनुमान क्यों होता जा रहा है, जबकि हम और आधुनिकीकरण में, तकनीक में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वापस चलना चाहेंगे मनीष जी के पास और उनकी बात को हम पूरी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नदियों की बात करी थी उपासना जी से, उनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेसिकली मैं उसी बात पे आ रहा था, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, वजह है कि कहीं ना कहीं जो जवाबदेही है जी, उस जवाबदेही में और जो लापरवाहियां हैं उसके ऊपर जिस तरीके का सरकारी एक रिएक्शन होना चाहिए, जो एक अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी अब स्टेब्लिश नहीं हो रही है। नतीजा ये है कि दिन पर दिन जो विभाग हैं वो लापरवाह हो रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली नहीं रहे हैं। जब आप मौसम विभाग का एक बड़ा अधिकारी ये कह देता है कि साहब हमारी गलत, उससे कोई बड़ा व्यापक नुकसान नहीं हुआ, तो ये अपने आप में बहुत बचकाना है, गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है लक्ष्मण जी, क्या कोई जवाब है? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि अगर कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही होती है, या जो ड्यूरेशन बताई है कि इस दौर में कहीं ना कहीं जो बात होनी चाहिए थी, जो ग्राफ उठना चाहिए था तकनीकी के हिसाब से, वो नहीं दिखाई दे रहा है और शर्मसार कर देने वाला आंकड़ा है। तो ये कहां पर आता है ये लापरवाही का मामला? मैं लक्ष्मण जी से सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, लापरवाही का मैं तो मनीष जी थोड़ा भावनात्मक, मतलब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना किसी की। जिम्मेदारी तो तय होती ही है, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी तय नहीं होती है, लेकिन उस विषय पर जिस व्यक्ति अनिश्चित होता है, पूर्वानुमान को समझना भी अपने आप में एक विषय है। अब जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में कहा कि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और कुछ में नहीं हुई, और चेतावनी थी कि ठीक ठाक बारिश होगी। तो अब उसको आप कैसे समझें और किस तरह से वेरीफाई करें, ये भी अपने आप में एक विषय है, क्योंकि जो स्पेशल वेरिएबिलिटी और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है, इनको हमें समझना होगा। और इन अनिश्चितताओं के साथ में ऐसी परिस्थिति में आपको जो भी निर्णय लेना, चाहे वो खेती किसानी के लिए लेना है या बाकी कार्यों के लेना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही वो निर्णय लेना है। कई चीजें हैं कि जैसे चक्रवात है, उनकी सटीकता बहुत अच्छी है। हीट वेव की आपने देखा कि बहुत अच्छी गुणवत्ता है। हाँ, बारिश की जो मात्रात्मक पूर्वानुमान है, न केवल भारत, पूरे विश्व में ये चुनौती है। ठीक है, मनीष जी सहमत है इस बात से? आप जो बात कह रहे हैं? मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि देखिए, जो सैटेलाइट पे आधारित जो आंकड़े के एनालिसिस करके मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, उसमें जरूर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप तो एक्सपर्ट हैं मौसम विज्ञान के, आप मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं कि पूरे भारत में जगह जगह पर उपकरण लगाए जाते हैं जिनके आधार पे लोकल एरिया का जो मौसम है उसके बारे में प्रेडिक्शन किए जाते हैं। आज की तारीख में मीडिया में जो रिपोर्टें उपलब्ध हैं उसके आधार पे अगर आप देखेंगे, और अगर आप आरटीआई से भी निकालना चाहेंगे, तो आपको चौंका देने वाले तथ्य मिलेंगे कि जो इक्विपमेंट दिए गए हैं मौसम विभाग को, उनकी परिस्थितियां क्या है। आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे, आधे से ज्यादा चोरी हो चुके हैं, टूट चुके हैं। जो ग्राउंड पे हम सिर्फ उपग्रह पे आधारित जो हमारी भविष्यवाणी को, जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर अपने आप को फोकस कर रहे हैं, और ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट से जो हमें डेटा, उपासना जी से जवाब लेते हैं। उपासना जी क्या कहना चाहेंगे? काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम लगातार इक्विपमेंट पे सवाल उठा दिए, और दूसरा सवाल इसके साथ मैं ये भी उपासना जी जोड़ना चाहूंगा। तकनीक की बात की, उपकरण की बात करी कि जो मुहैया कराए गए हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं काम कर रहे हैं, इस वजह से भी ये दिक्कतें आ रही। लेकिन दूसरा सवाल जो बहुत ही गंभीर सवाल था, नदियों को जोड़ने की बार बार बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन योजनाएं अधर में क्यों लटक जाती हैं?
कहाँ कमी आ जाती है? बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है कि बात की जाती है लेकिन उसके बाद उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जिम्मेदारी किसकी बनती जैसा है? आपने शुरू में सरकार की कहा बनती था, है या अधिकारियों की बनती है? सरकार तो कहती है हम योजनाएं लाते हैं, तो लापरवाही अधिकारियों की बनती है क्या? कि अधिकारी सरकार के अधीन ही होते हैं जी। और जो प्रायोरिटीज सरकार निश्चित करती है उसी पे काम होता है। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ये भाव रहता है कि जो खेती है जी। वो भगवान भरोसे चलती है, तो उसको इतना ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है। तो किसानों जब सारी को, चीजें किसानों से उपासना जुड़ी जी, परेशानियों को उपासना जी, इतना सब सारी ज्यादा चीजें, तवज्जो दी नहीं जाती एक है। मिनट सवाल सुन तो लीजिए, जब जहाँ सारी तक चीजें बात है भगवान उत्तर, भरोसे चलती हैं तो बाकी देशों से हमें सीख ले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल क्या लेनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। बाकी देशों में तो और ऐसा नहीं होता ना यहाँ कि पर सब जो भगवान नई भरोसे तकनीकें चलता है। वो आई तो हैं, जब तकनीकी के उनको लिहाज से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल होती है लोगों के लिए। तो हमारी क्या नीति और नियत में कहीं खोट नजर आती है क्या? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, इसी की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश चाहे कितना भी तकनीकी तौर पर आगे बढ़ जाए, लेकिन मूलतः जो इसकी आत्मा है वो कृषि प्रधान ही है। और आप जानते हैं कि हमारे जो किसान है ज्यादातर अशिक्षित किसान है जो खेती करते हैं और वो प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। और जहाँ तक बात थी कि नदियों को जोड़ने की एक योजना थी, बहुत पुरानी योजना है, ये कोई नई योजना नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी क्रियान्वयन हो जाती यही सवाल है तो किसानों को काफी राहत मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। मनीष जी, कमी कहाँ आपको लग रही है? क्योंकि हम बात करें तो जलहौज की भी बात की गई थी, 90,000 रुपए सब्सिडी किसान को देने की बात की गई थी, लेकिन वो भी अभी उसका कुछ पता नहीं। देखिए, सही बात ये है कि संक्षेप में बताइएगा, वक्त बहुत कम है, और कहाँ पर कमी छूट जाती है? कमी जो छूटती है वो एक तो इच्छा शक्ति की है। निश्चित तौर पर जो खेती किसानी को लेके और जो मौसम विभाग के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ कि उन्हें लगता है कि शायद हमारे अगर गलत आंकड़े आते हैं, गलत भविष्यवाणियां होती है तो किसान पे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सच नहीं। ठीक है, आज की तारीख में मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कहूँ, धान की खेती के बारे में आपने बात की। हाँ मनीष जी, वक्त कम है तो मैं थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं कंक्लूजन की तरफ, वक्त बहुत हमारे पास कम है, इसलिए संक्षेप में बात पूरी कर दीजिए। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ कि आज अगर मौसम विभाग सही प्रेडिक्शन कर दे कि साहब उत्तर प्रदेश में मौसम सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, बारिश की मात्रा कम होगी, तो हो सकता है प्रदेश सरकार जो धान के किसान हैं उनके लिए कुछ बेहतर योजना लाए, कुछ सब्सिडी लाए, डीजल के दाम कम करे, बिजली कुछ बहुत अच्छी बात की लक्ष्मण जी। लेकिन जहाँ जिम्मेदारी बनती है वहाँ मानना पड़ेगा। योजना कैसे बनाए? लापरवाही, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी तो होना चाहिए, तब जाके सारी चीजें होंगी ना। मानते हैं आप इस बात को? ये तो प्रशासनिक विषय है, वैज्ञानिक विषय नहीं है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आपको बता दूं कि 3 दिन के पश्चात में जो मानसून द्रोणी है वो उत्तर में पहुंच जाएगी, और ये जो क्षेत्र है जिसकी वरिष्ठ चिंता कर रहे हैं, यहाँ खूब अच्छी बारिश होगी, मैं बता दूं आपको सर। ये सुखद समाचार है। चलिए, ये सुखद समाचार कहते हैं, अंत भला सब भला। तो अगर सुखद समाचार है तो मुझे लग रहा है कि किसानों के लिए बहुत राहत की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मौसम है, बेईमान है, लेकिन अधिकारी बेईमान नहीं होने चाहिए। ये मनीष जी का कहना है कि अगर सही तरीके से जिम्मेदारी तय हो, कार्रवाई हो, तो परिस्थितियां और परिणाम बहुत बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।